देखो वैसे तो अपना रोल नंबर 18 बच गया था, लेकिन वो बहुत बोरिंग है और थोड़ा सिंपल भी है, तो हम उसको बाद में डील करेंगे। अभी हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाते हैं, जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक। ड्रॉबैक पर इंटरेस्ट कब मिलता है? हम बार बार तब से बात करते आ रहे थे सेक्शन नंबर 75A की। 2-3 बार ये सेक्शन आया हमारे सामने, अब हम इसको फाइनली पता करेंगे कि क्या है। तो देखो, ड्रॉबैक पर आपको इंटरेस्ट कब लगेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि आपने समय पर पेमेंट नहीं किया, अगर आप पे ड्यू हो रहा था तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपने समय पे पे नहीं किया, अगर आप पे ड्यू हो रहा था, यानी वो जो एक्सेस पेमेंट प्रोविजनल वाला था ना, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा और आपको मिल भी सकता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? यदि ये ड्रॉबैक आपको समय पर नहीं मिला है तो ये इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब सरकार देखो अपने तरफ से क्या कहती है कि मैं रिफंड में देरी कर दूं, ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक, लेकिन तुम मुझे रिटर्न नहीं करोगे, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन फिर भी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम मुझे टाइम पर नहीं दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और तुम्हें थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देता हूँ अपने से। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें उसने एक्चुअली क्या बोला। तो उसने बोला, देखो पहले सेक्शन में उसने बोला कि आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा गवर्नमेंट से। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है पे करने में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। अगर गवर्नमेंट 1 महीने में आपको पेमेंट नहीं कर पाती है इंटरेस्ट का, सॉरी, अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं कर पाती गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम। अब डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम के बारे में हम बाद में देखेंगे, हम पहले ही बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 1 महीने में। गवर्नमेंट गारंटी करती है कि हम दे देंगे। अगर 1 महीने से ज़्यादा लग गया डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम से, तो फिर आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? देखो यहाँ पर तो हमें इस सेक्शन में नहीं बोला, इसमें इसने क्या बोला है, देखो देयर शैल बी पेड टू द क्लाइंट इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक। मतलब आपको मिलेगा क्या? एक्चुअली ड्रॉबैक मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, ये दो चीज़ें मिलेंगी ना आपको भाई। अगर आपको लेट हो गया है तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको जो ड्रॉबैक था वो तो मिलने ही वाला था, और साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें उसने बोला कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर उसने नहीं बताया कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, लेकिन उसने यहाँ पर एक रेफरेंस दिया है सेक्शन का, सेक्शन नंबर 27A का। ठीक, 27A का उसने रेफरेंस दिया है। फिलहाल 27A इस चैप्टर का पार्ट तो है नहीं। ठीक, वो जिसका भी पार्ट होगा हम रेलिवेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कितना मिलेगा। तो ये मिलेगा 6% पर एनम। अभी हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, हम इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एनम वर्ड यूज है, पर मंथ नहीं। ठीक, नेक्स्ट, वेयर एनी ड्रॉबैक। अब ये तो हो गया कि हमको कितना मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि हमको कितना देना है। तो हम देंगे कितना? हम देंगे इससे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि सरकार बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम दोगे तो ज़्यादा देना। इसलिए उसे टाइम कितना दिया गया? देखो 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ्स में वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको क्या लगेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी उससे डिमांड की गई हो, अगर एरनलेसली या फिर किसी भी और तरीके से, देखो एरनलेसली या फिर अदरवाइज रिकवरेबल फ्रॉम द एक्ट और रूल्स, अगर किसी भी तरीके से रिकवरेबल हो जाता है थ्रू द क्लाइंट, तो मतलब जो भी क्लेमेंट है उससे अगर हमको लेना है पैसा वापस, तो उसे दिया गया 2 महीने का समय, जब भी डेट ऑफ डिमांड की गई। ठीक है, तो उसको फिर से देखो, फिर से वही बात है कि उसको देना क्या क्या है। ऑफकोर्स वही 2 चीज़ें देनी है जो वो पहले दे रहा था, है ना। उसे तो वही 2 चीज़ें देनी पड़ेगी ना। अब जैसे उसको मिल रहा था क्या? ड्रॉबैक का अमाउंट, तो यहाँ पर उसको देना क्या पड़ेगा? उसे देना पड़ेगा इन एडिशन टू द सेड अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक प्लस इंटरेस्ट। ड्रॉबैक प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर भी हमें नहीं बताया गया कि कौन सा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। केवल और केवल हमें ले जाया गया कहाँ पर? उस सेक्शन पे जहाँ पे इसका इंटरेस्ट डील होता है, और वो डील होता है 28A में, जिसका रेट होता है 15% पर एनम। ठीक है,
ऊपर जब सरकार हमको दे रही थी तो केवल 6% दे रही थी, लेकिन जब हमसे ले रही है तो कितना ले रही है, 15% के हिसाब से, ठीक है। तो जस्ट डबल प्लस 3%। तो डबल तो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पर आपको समय दिया था 1 महीने का, यहाँ पर आपको टाइम भी तो 2 महीने का दिया जा रहा है। सोचो तो ये बात है, ठीक। अब कब से कब तक लेंगे इंटरेस्ट, या कब से कब तक देंगे हम इंटरेस्ट, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो ऊपर आते हैं, सबसे पहले हम पहले पॉइंट में आते हैं कि हमको कब से कब तक जो है इंटरेस्ट को देना है। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ क्लेम, मतलब जब भी उसने क्लेम किया था उससे तो 1 महीने में उसको रिफंड मिल जाना था, लेकिन उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एट द फिक्स रेट अंडर 27 है, वो हमने देख लिया 6% है। फ्रॉम द डेट, कब से कब तक मिलेगा, फ्रॉम द डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 1 मंथ, जैसे ही ये 1 मंथ खत्म हो गया उसके बाद से, और कब तक, जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाता है उसको, तब तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जिस दिन उसको पेमेंट आ जाएगा उसको 6% इंटरेस्ट के साथ ऐड होकर उसके पास आएगा ये पेमेंट। और अब दूसरा केस क्या है कि उसको जब देना है तो कब से देगा वो, तो ऑफकोर्स वो भी तभी से देगा 2 मंथ्स के एंड होने के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड, पे इन एडिशन टू इंटरेस्ट एट द रेट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक। अब यहाँ पर वो 2 मंथ्स वाला बात नहीं है, यहाँ पर कौन सी बात आई, पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक टू द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सच ड्रॉबैक, जब इसको ड्रॉबैक मिला था वहाँ से लेके आज तक के दिन तक का उसको मिल जाएगा क्या, रिफंड। फिर से एक बार देखते हैं कब से कब तक का मिलेगा। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक, जब भी उसे वो ड्रॉबैक मिला था, टू द डेट टिल द रिकवरी, जब तक उसने पैसा नहीं दिया तब तक। अब ये बेटर ना हमें इसके एग्जाम्पल से समझ आएगा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कस्टम। मिस्टर ए फाइल्ड अ क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, यानी यहाँ पर कौन सा केस है, 1 या 2, हमने क्लेम किया है ड्रॉबैक के लिए, ये तो अभी हम बता ही नहीं सकते 1 है या 2 है, अभी तो सिर्फ हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है। इसने फाइल किया अ क्लेम फॉर ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू 50,000 ऑन 30 जुलाई, इसने बोला कि भैया 30 जुलाई को इसने क्लेम फॉर पेमेंट कर दिया। हाउएवर द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 अक्टूबर, लेकिन उसको अमाउंट कब रिसीव हुआ, 28 अक्टूबर। उसको कब तक हो जाना था, देखो 30 जुलाई से 1 मंथ में उसको रिसीव हो जाना था, यानी कि 30 जुलाई से 1 मंथ कितना होगा, 30 अगस्त तक उसको मिल जाना था, लेकिन उसे नहीं मिला, उसे मिला 28 अगस्त को। तो ऑफकोर्स ये 1 मंथ तो एक्सीड हो गया, और अब जैसे ये 1 मंथ एक्सीड हुआ तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कहाँ से, जब 1 महीने के बाद से उसको हम गिनेंगे कि नहीं, कि वो 1 महीना छोड़ देंगे, यही तो डाउट की बात है। लेकिन वैसे ये डाउट की कोई भी बात नहीं, क्योंकि वो साफ साफ बोलता है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लेम टू द डेट व्हेन इट इज पेड। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कौन सी डेट बोलता है, नहीं, इंटरेस्ट एट द रेट फिक्स अंडर 27 फ्रॉम द डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी उस 1 मंथ का कोई भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उस 1 मंथ का, उसके बाद से ही जो भी आपको मिलेगा उसका पैसा, ठीक। तो वो 1 मंथ को छोड़ दो, आगे के 1 मंथ से बात करो। तो अब इस केस में हमको कब तक मिल जाना, 30 अगस्त से अगस्त तक। तो अब मैं अगस्त से गिनूंगा तो अगस्त का एक दिन, 31 डेज होते हैं अगस्त में, तो 31 मतलब एक दिन अगस्त का हो गया, तो 1 प्लस अगस्त का एक दिन, सितंबर के 30 दिन, और उसको मिला कब, 28 अक्टूबर को, तो टोटल डेज हो गए कितने, 59। हमारा भी आंसर यही आया, 59 डेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जून जुलाई 30 यूज़ हुआ, तो हो सकता है कभी आपसे मिस्टेक हो जाए कि आप इसको 31 समझ के फिर अगस्त से कैलकुलेट करो, तो नहीं, अभी अगस्त का एक दिन बाकी है, और रेट तो 6% पर एनम है, डेज 365 ले लेना आप, आंसर आपके सामने हो जाएगा, 6% यहाँ पर रेट दिया, लेकिन हमें तो ये रेट को याद रखना है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स वॉज, अभी इसका सेकेंड केस है, मिस्टर एक्स वॉज एररनेसली रिफंडेड, सीधे यहाँ तो जब वर्ड ही आ गया एररनेसली रिफंडेड, तो मैं सीधे पॉइंट नंबर 2 की ओर चले जाऊँगा। जब भी एररनेसली होता है तो 15% होता है, और इसमें जो पीरियड होता है वो जब भी मुझे पहली बार ड्यूटी मिली रहती है तब से लेके जब तक मैं उसका पेमेंट नहीं कर देता हूँ तब तक का होता है। लेकिन अगर 2 महीने में कर दिया तो फिर डरने की कोई बात नहीं। A demand for recovery of the same was issued by the department on
28 अगस्त। तो अब ये कॉमन सेंस की बात है भैया, डिमांड जब आई तभी तो आप पेमेंट करोगे ना, उसके पहले थोड़ी कर दोगे। तो ऑफकोर्स यहीं से हमें 2 महीने गिनने हैं। तो 28 अगस्त से 2 महीने कितने होंगे, 28 अगस्त से 28 सितंबर और 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरे को अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन हमने तो 20 अक्टूबर को ही पेमेंट कर दिया, तो क्या मुझे कोई इंटरेस्ट निकले लगेगा? तो ऑफकोर्स नहीं लगेगा। ठीक, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब प्रोहिबिटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रॉबैक। एक्चुअली ये प्रोहिबिटेशन या रेगुलेशन ऐसा कोई रेगुलेशन या प्रोहिबिटेशन नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो है ड्रॉबैक कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक, एक तो हमने ये पढ़ लिया था कि भैया लोअर लिमिट थी 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू वाली। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ बताएगा वो भी हम देख लेंगे। Notwithstanding anything herein before contained, no drawback shall be allowed in respect of any goods। किसी भी goods के लिए the market value of which is less than the amount of drawback due thereon, यानी मार्केट वैल्यू ही उसके ड्रॉबैक से कम की है तो फिर कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यानी आप ड्रॉबैक ज़्यादा मांग रहे हो मार्केट वैल्यू से, एक एग्जांपल करेंगे सब कुछ समझ जाएगा, इसलिए इसकी चिंता नहीं करना है। ठीक, दूसरा, वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट इज लेस देन ₹50 से कम का ड्रॉबैक माफ करिए, वो ₹50 ओवर एक्टिंग का काट लिया जाता है। ठीक, ₹50 ओवर एक्टिंग का काट लिया जाता है। तो हम उसी को याद रखेंगे कि भैया ₹50 ओवर एक्टिंग राज पड़ जाता, उससे कम का आपको नहीं मिलेगा। विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ड्रॉबैक इज क्लेम, जिन गुड्स के लिए ड्रॉबैक क्लेम किया गया है वो स्मगल बैक हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, वो स्मगल बैक हो रहे हैं इंडिया में, वापस इंडिया में आए, तो क्या कर सकता है भाई? तो रोक दें क्या उसका एक्सपोर्ट? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट दो चीज़ करेगी, दो चीज़ कर सकती है। हो सकता है कि गवर्नमेंट कह दे कि भैया इसका ये मत करो आप, या फिर वो कोई कंडीशंस और टर्म्स लगा दे जिसको ऑफिशियल गैजेट में बता दिया जाए। चलो देखते क्या। इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा डायरेक्ट दैट द ड्रॉबैक शेल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स, पहला चीज़। और मे बी अलाउड सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशन, दोनों बात हमने पहले ही कर ली थी कि वो अलाउ भी कर सकता है और सीधे सीधे बोल सकता है कि ना नहीं देंगे हम ड्रॉबैक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि क्या होगा, तो फिक्स नहीं है तो सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, ये हम थोड़ा इधर उधर चले गए, सो वही। अब द मार्केट प्राइस इज अ प्रिवेलिंग इन इंडिया एंड नॉट द प्राइस विच एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम फॉरेन कस्टमर, ये तो कॉमन सी चीज़ है लेकिन इसका केस लॉ के द्वारा हमें ये चीज़ बताई गई। ओम प्रकाश भाटिया वर्सेस ELT 423। ठीक है, ओम कुमार भाटिया ही याद रख लें तो बहुत बड़ी बात है। असर्टेन वेदर द एक्सपोर्टर, अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, असर्टेन वेदर द एक्सपोर्टर इज इंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक इन द फॉलोइंग केस एंड इफ यस व्हाट इज द क्वांटम ऑफ सच ड्यूटी ड्रॉबैक। अगर उसकी FOB वैल्यू, देखो हर काम इसमें FOB से ही होता है, इसके अलावा हमने कोई CIF कोई वैल्यू हमने यूज़ नहीं किया पूरे चैप्टर में। तो FOB, जब भी ड्रॉबैक का क्वेश्चन है तो FOB ही याद रखना है, जो भी चीज़ होगी सब FOB से होगी। FOB वैल्यू ऑफ 2000 kg ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड इज 2 लाख। FOB वैल्यू कितनी है? 2 लाख फ्री ऑन बोर्ड की वैल्यू, मतलब आपने रख दिया ले जाके। रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन सच एक्सपोर्ट इज 30 पर kg, यानी आपको रेट फिक्स कर दिया गवर्नमेंट की भैया 30 पर kg के हिसाब से आप ले सकते हो ड्रॉबैक। तो यानी कि मेरा ड्रॉबैक कितना होना चाहिए रेट के हिसाब से? ₹60,000। लेकिन मार्केट प्राइस तो केवल 85,000 है होलसेल मार्केट में। तो क्या मतलब उसकी वैल्यू, देखो ड्रॉबैक क्या होता है? ड्यूटी का ड्रॉबैक, तो ड्यूटी लगती है किसी वैल्यू पे। ठीक, अब आप बोल रहे हो कि मतलब ड्यूटी ही उससे ज़्यादा है, किससे? उसकी प्राइस। ऐसा कैसे हो सकता है? ड्यूटी तो ऑफकोर्स उसकी प्राइस में ऐड होती है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब 100% से भी ज़्यादा ड्यूटी, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो मार्केट प्राइस से ऊपर अगर कभी होती तो हमने ऑफकोर्स अब भी पढ़े थे ₹50 और ओवर एक्टिंग वाला रूल था हमारा। तो ऑफकोर्स इसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक केस लॉ दिया हुआ है
इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग रिलेटिंग टू ग्राउंड ऑफ ड्रॉबैक का, केवल बेसिक प्रिंसिपल के बारे में ही ये एक केस लॉ है। ABC इंडिया बहुत ही आसान, ABC इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। एक हमने राजेंद्र वाला पढ़ दिया केस लॉ, फिर ये वाला कौन सा है, ABC इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1990, बहुत पुराना केस है और जजमेंट दिया था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। फैक्ट ऑफ द केस नहीं दिया है, केवल हमें बताया कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन 74 एंड 75 ऑफ कस्टम एक्ट। 74 कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेड, जब आर्टिकल्स इम्पोर्टेड होते हैं, एंड देयर अपॉन एक्सपोर्टेड, फिर वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। सच आर्टिकल्स बीइंग इजीली आइडेंटिफाइबल, वो आर्टिकल्स को आप कैसे कर सकते हो आइडेंटिफाई। एंड सेक्शन 75 कम्स इनटू ऑपरेशन व्हेन इम्पोर्टेड मटेरियल्स आर यूज्ड, imported materials are used in manufacture of goods which are exported। ठीक है, मुझे केस लॉ उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हमने ये बात कर चुके, लेकिन मुझे जो डाउट है वो ये है कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि 75 केवल इम्पोर्टेड वाले पे लगता हो, जो हमारा सेक्शन का, तो वो तो एक्साइजेबल वाले पर भी एप्लीकेबल होता था। क्या अभी हमारा काम तो फिलहाल के लिए बन गया, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दिए हैं और वो चीज़ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है अभी हमने उससे छोड़े थे डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम, इसको आप आँख बंद करके भी नहीं छोड़ सकते, इसको नहीं छोड़ना है चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर का जो सार है वो इस एक वर्ड में ही छुपा हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम। ठीक है, तो हम बार बार यहाँ पर देख रहे थे कि 75 यूज़ हो रहा था हमारे अलग अलग जगहों पे। अब हम उसी पर एक रिसर्च करते हैं कि आखिर कितनी जगह पर ये यूज़ हुआ है और उसको हम एक जगह लिख के रखते हैं। ठीक, जिस भी पेज नंबर में जहाँ भी वो यूज़ हुआ होगा हम उसे लिखेंगे। ठीक है, हम अपने लिए उसके लिए हम बनाते हैं एक नोट। ठीक है, इस नोट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑफ कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब जो है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम माना जाता है। ठीक, 75A जो हमारा सेक्शन था उसमें डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम क्या होगी। एक बार फिर से हम इसकी इम्पोर्टेंस की ओर चलते हैं कि क्यों चाहिए हमें डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपको इंटरेस्ट देना होता है, मतलब सरकार को देना होता है आपको इंटरेस्ट, तो बोलती है कि 1 मंथ फ्रॉम जब भी आपने क्लेम किया है उसके 1 मंथ में आपको मिल जाएगा रिफंड। तो ये जो 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ क्लेम, तो ये डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम कौन सी होती है, ये अलग अलग केस में अलग अलग हो रही थी, अब वही हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली सर्च मारेंगे 75A कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, वहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हाँ अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं ऐसे करने। पहला वर्ड यूज़ हुआ है ये कहाँ, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, ये तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार ये यूज़ हुआ था डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 75A। ये तो यहाँ से तो समझ नहीं आने वाला, ये पोस्ट वाला था, मुझे याद है, आपको भी याद है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक्चुअली यूज़ हो रहा था सेक्शन नंबर 75 के रूल्स में, और उसका रूल था रूल नंबर 3 जो कि पोस्ट की बात करता था। जब गुड्स एज इट इज़ चले जाते हैं और वो पोस्ट से जाते हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक क्लेम क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा था, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक क्लेम फॉर पर्पस ऑफ 75A इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय पोस्ट। ठीक है, तो द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्रॉबैक क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ 75A वुड बी द डेट on which the aforesaid claim form is received by proper officer of custom from postal authority। सिंपल। इसी में हम आगे हमने पहला अपना जो हमारा रिसर्च के बाद हमें चीज़ सामने आई वो हम लिखने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन सामने आया ये करते हुए
हमारे सामने आया सेक्शन नंबर, क्या सेक्शन में 75A का रेफरेंस था? नहीं, इसका रेफरेंस कहाँ था एक्चुअली? रूल्स में, ठीक। और रूल्स में भी कौन सा रूल था? रूल नंबर 3, जो पहली बार इसका रेफरेंस लेता था। और ये रूल किसकी बात करता था कि जब गुड्स हमारे एज इट इज चले जाएं थ्रू पोस्ट, ठीक, उस केस में 75A में डेट क्या होगी? तो वो डेट एज सिंपल एज दैट, ये वो डेट होगी जब 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 कस्टम अथॉरिटीज़ को, देखो क्या लिखा है, फिर से देखते हैं हम कि ये वो डेट होगी जब क्लेम फॉर्म रिसीव हो जाए प्रॉपर ऑफिसर को, किसके द्वारा? पोस्टल अथॉरिटीज द्वारा, ठीक है। रिसीप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म बाय, कौन रिसीव करेगा? रिसीव करेगा ऑफ कोर्स प्रॉपर ऑफिसर। रिसीप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म बाय प्रॉपर ऑफिसर, और इसको ये कहाँ से मिला? पोस्टल अथॉरिटीज से। किससे मिला? पोस्टल अथॉरिटीज से, ठीक। जब ये पोस्टल अथॉरिटीज से इसको ये वाला क्लेम फॉर्म मिला, वो डेट को हम मान लेंगे क्या? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम, अगर वो पोस्ट ऑफिस वाला केस है तो, ठीक। नेक्स्ट केस में आते हैं। क्या यहाँ पर ये बात खत्म हो गई? हाँ, फिलहाल तो हो गई। मुझे कुछ और इसमें दिखाई नहीं दिया, मुझे याद भी नहीं है। एक बार और यहीं पर फिर से देखते हैं। डेफिशिएंसी इन द क्लेम में फिर से यहाँ पर 75A का रेफरेंस है। इन केस द अफोरसेड क्लेम फॉर्म इज नॉट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर ये फॉर्म हर तरीके से कंप्लीट ना हो तो फिर वो डेफिशिएंसी मैम हो जाएगा। 15 डेज में, उससे 30 डेज में रिप्लाई करना है और उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। ही शेल बी इशूड एन एक्नॉलेजमेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको क्या मिलेगा? एक एक्नॉलेजमेंट, ठीक। द डेट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट shall be deemed to be the date of filing of claim for the purpose of 75A, यानी कि ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अगर 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 यहाँ पर कोई डेफिशिएंसी हो क्लेम में, तो ये डेफिशिएंसी मेमो उसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। और फिर उससे जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, जब वो डेफिशिएंसी को दूर कर चुका होगा, तो जो उसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, तो फिर वो जो डेट होगी एक्नॉलेजमेंट, वही 75A के लिए डेट मानी जाएगी। इतना ही था इसमें। कुल मिला के 2 केस हुए। अगर वो पोस्ट से जा रहा है तो भैया रिसीप्ट ऑफ क्लेम जब भी हो जाए प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम का थ्रू पोस्टल अथॉरिटीज, वहाँ पर उसको मिल जाएगा। अगर डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो फिर जो उसको एक्नॉलेजमेंट मिला है थ्रू पोस्टल अथॉरिटीज, ये एक्नॉलेजमेंट कौन देगा? एक बार और चेक कर लेते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट उसे कौन देगा? When the exporter complies with the requirements stated deficiency memo, he shall be issued an acknowledgement. The date of acknowledgement, अब इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर ऑफिसर से ही, कस्टम वालों से ही आएगा, ठीक। तो ये 2 रेफरेंस हो गई 75A की। आगे फिर से 75A आया जस्ट थोड़ी ही देर बाद उस टॉपिक के, जो कि आया किसमें? मैनर एंड टाइम ऑफ क्लेम फॉर ड्रॉबैक ऑफ गुड्स अदर देन बाय पोस्ट। तो पहले तो हमने पोस्ट वाली बात कर लिया, 74 में ही हम चल रहे हैं, 74 है एज इट इज़ वाले में। अब एज इट इज़ वाले में हमने पोस्ट की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि बिना पोस्ट वाले में कौन सी डेट होती है। तो अफिक्सिंग, तो इसमें कौन सी होती है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ 75A शैल बी द डेट ऑफ अफिक्सिंग द डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प ऑन द क्लेम्स, ठीक। बस सिंपल ही है ये तो। सबसे पहला बात हमने किसकी की थी? पोस्ट की। एज इट इज़ में हमने
पहला केस देख लेते जो कि था पोस्ट के बारे में। अब हम देख रहे हैं इसी में दूसरा केस, एज इट इज़ के ही अंदर हम दूसरा केस देख रहे हैं। किस में हम देख रहे हैं दूसरा केस? सर ऑफ कोर्स एज इट इज़ वाले केस में ही हम दूसरा केस देख रहे हैं। और ये दूसरा केस किस बारे में है? ये इस बारे में है कि अदर देन पोस्ट, अगर मुझे पता करना हो कि कौन सी होगी मेरी डेट, तो वो होगी डेट ऑफ अफिक्सिंग, मतलब जिस दिन ये अफिक्स हो गया। क्या क्या चीज़ अफिक्स हो गई? डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प DRS, डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प जिस दिन भी अफिक्स हो गया वो डेट हो गई मेरी 74 में बिना पोस्ट के लिए। अब आते हैं हम, तो यहाँ पर एक ही केस मिला मुझे और कुछ तो मिला नहीं है, बस। फिर एक बार और आया 75 है। ये कहाँ आया है? प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। ये फिर से पोस्ट वाली बात कर रहे हैं हम मैन्युफैक्चर में, यानी सेक्शन नंबर 75 में। देखो ये रूल 6-7 चल रहे थे, उसी के बाद ये वाला पॉइंट आया। तो अब इस केस में हम क्या देखेंगे? फिर से देखो, वहाँ हमने पोस्ट वाला देख लिया, तो यहाँ भी पोस्ट वाला देखेंगे। वहाँ भी पोस्ट वाला देखा था, तो यहाँ भी देखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे? द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अफोर्सेड क्लेम by the form by the proper officer of custom from the postal authority shall be deemed to be the date of filing of claim by exporter for the purpose of 75A, and intimation of the same shall be given by the proper officer of custom to the exporter in such form। जैसा उसमें कोई ऑथोराइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। इस केस में कोई चेंज करने की डेट के बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं की। तो 75A में कोई डेफिशिएंसी की बात नहीं की, मतलब 75 वाला जब हम सेक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम सेक्शन नंबर 74 से दूर जा चुके हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 75। इसमें फिर से पहला केस का आया पोस्ट वाला, और फिर से उसका आंसर वही रहा। क्या? जो इसका आंसर पहले था। पहले इसका आंसर क्या था? रिसीव्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर फ्रॉम पोस्टल अथॉरिटी। पोस्ट बाय प्रॉपर ऑफिसर जब भी पोस्टल अथॉरिटी उसे मिल जाता है, ये उसी डेट को हम मान लेते हैं 75A के लिए डेट। अभी तो इसमें इतना ही लिखा है, आगे और बढ़ते हैं, कहीं और रेफरेंस मिले हमें 75A का। ये आया एक बार और रेफरेंस। ऑफ कोर्स देखो, वहाँ पर हमने पोस्ट की बात की, अब अदर देन बाय पोस्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है? इफ़ द सेड क्लेम फॉर ड्रॉबैक इज इनकम्प्लीट इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर्स और इज विदाउट द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अबव शैल बी रिटर्न टू द क्लेमेंट विद द डेफिशिएंसी मेमो। देखो यहाँ पर पोस्ट वाले में डेफिशिएंसी मेमो की बात नहीं की, इसमें की है, और वहाँ पर पोस्ट वाले में डेफिशिएंसी मेमो की बात की थी, नीचे वाले में नहीं की गई थी। की भी गई थी तो 75A का रेफरेंस नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 75A का रेफरेंस दिया गया है। क्या बोला? इफ़ द सेड क्लेम फॉर द ड्रॉबैक इज इनकम्प्लीट, तो फिर उसको दे दिया जाएगा डेफिशिएंसी मेमो, है ना, बाय कमिश्नर, और यहाँ पर 10 डेज हो जाते हैं। विद इन 10 डेज एंड शैल बी डीम्ड नॉट टू हैव फाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन नंबर 75A। तो जब तक उसको अगर उसको डेफिशिएंसी मेमो दे दिया गया तो हम उसको डीम कर लेंगे कि उसने फाइल नहीं किया था। ठीक, डीम कर लेंगे कि उसने फाइल नहीं किया था। Where the exporter resubmits the claim for drawback after complying with the requirement specified in the deficiency memo, the same shall be treated as claim filed in this rule for the purpose of 75A for computing the period of 1 month prescribed under 75A for the payment of drawback to the claimant। ठीक है, the time taken in testing of goods not more than 1 month shall be एक्सक्लूडेड। यानी कि टेस्टिंग का टाइम जो 1 महीने के टेस्टिंग के टाइम को आप
एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक, इसका क्या मतलब है कि भैया टेस्टिंग तो कौन कराएगा, शायद कस्टम ही कराएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो वो टाइम को आपको कम कर देना है उस 1 महीने में से। यानी कि अगर टेस्टिंग के कारण कुछ रुके हुए हैं, ठीक है ना, अगर टेस्टिंग के कारण रुके हुए हैं तो 1 महीने तक की टेस्टिंग तो ठीक है कि वो 1 महीने में नहीं काउंट होगी, यानी वो उतना पीरियड आप छोड़ देना। लेकिन 1 महीने से ज़्यादा की अगर टेस्टिंग हो रही है तो ऑफकोर्स फिर वो माना जाएगा कि फिर मतलब अगर टेस्टिंग हो रही है तो 2 महीने तक आप मान सकते हो कि अगर आपको रिफंड नहीं मिला है तो फिर 2 महीना कंसिडर किया जाए अगर रीज़न फॉर टेस्टिंग है तो। लेकिन उससे ज़्यादा हो गया तो ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो यही 75A में 75 वाले सेक्शन में यही बोला है कि जब वो अपना वापस से भेज देगा आफ्टर डेफिशिएंसी, जब वो सबमिट करेगा उसको आप डेट को मान लोगे। इतनी रेफरेंस थी। सप्लीमेंट्री क्लेम, अगर उसने सप्लीमेंट्री क्लेम दिया, जो सप्लीमेंट्री क्लेम वो कब देता है, सप्लीमेंट्री क्लेम देता है अगर वो यहाँ से कहीं से भी सेटिस्फाई ना हो, मतलब रूल 4 में भी वो सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब वो रेट को चैलेंज कर दे, अगर नेक्स्ट 6-7 वाला चैलेंज नहीं, उसके बाद भी अगर वो डिससेटिस्फाइड हो तो जब वो क्लेम करता है तो फिर लेकिन मुझे लगता है हम एक चीज़ मिस कर गए। देखो यहाँ पर पीरियड 9 मंथ्स था, यहाँ पर पीरियड 9 मंथ्स था, कौन सा वाला, सप्लीमेंट्री क्लेम का पीरियड। अगर उसे 9 मंथ्स के लिए बढ़ाना है तो असिस्टेंट या फिर डेप्यूटी कमिश्नर से लेगा, और उससे ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर 2%। तो ये हम भूल गए थे, 9 मंथ्स और 9 मंथ्स और फर्दर के लिए 2%, और फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा केवल 6 मंथ्स का मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मंथ्स का। फिर 75A में सप्लीमेंट्री क्लेम के लिए बात क्या की गई, डेट ऑफ अफिक्सिंग द डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प ऑन सच क्लेम आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट शुड बी इशूड। ठीक है, तो कुल मिला के अदर देन पोस्ट अगर बात करें, ठीक है, अदर देन पोस्ट, अगर अदर देन पोस्ट हमको कुछ भी देना पड़ रहा है तो फिर हम क्या लेंगे, अगर अदर देन पोस्ट है तो फिर वही है कि जब भी उसका आफ्टर द डेफिशिएंसी मेमो वाली जो डेट आ रही है वो आप 75 के लिए कंसिडर कर लेना। और अगर सप्लीमेंट्री वाला है तो फिर कौन सी डेट लोगे आप, तो सप्लीमेंट्री वाले में आपको डेट लेनी है डेट ऑफ अफिक्सिंग DRS, यानी कि डेटेड रिसीप्ट स्टैम्प। ठीक, इतना ही था, और कुछ तो मुझे नहीं याद है कि कुछ था। फिर तो हमने 75 ही पढ़ लिया था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, पहला ही सवाल देखते हैं। 75 जो भी है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम पूरे देख लेते हैं। इन्फिनिटी कॉर्पोरेशन हैज़ इम्पोर्टेड गुड्स एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर क्लेमिंग ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर 74 एंड 75 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। इसने कुछ चीज़ें को क्या किया है, इम्पोर्ट क्या किया है, इनने कुछ चीज़ें इम्पोर्ट किया है। क्या किया है, इम्पोर्ट। हमको बताना है कि कितना उसे ड्रॉबैक मिल जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन पेड ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड फॉर यूज़ एंड हैव बीन आउट ऑफ कस्टम कंट्रोल फॉर 14 मंथ्स। कितने दिन के लिए थी, 14 मंथ से कंट्रोल से बाहर थी कस्टम के। डेट हमको वही याद करना पड़ेगा भैया, कौन कहाँ खत्म होता था, वो 60% पर 2 बार 10% से बढ़ता है, फिर मतलब 2 बार 10% से कम होता है, फिर 5% से होता है। सबसे पहला 95 से शुरू करना है अगर अप टू 3 मंथ्स है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा कितना आता था, सबसे पहले हमारा आता था 95%। कितना आता था, 95%, और फिर 95% से ही वो कम होते जाता था। ठीक, 95% हमने फर्स्ट केस में हम लेते थे। फिर ये कब तक का था, 3 मंथ्स तक का।
3 से 6 आता था तो ये 85 हो जाता था, ठीक। 6 से 9 होता था तो ये 75 हो जाता था। उसके बाद से ये 70 आ जाता था। 9 से 12 के बाद 12 से 13 में ये 65 हो जाता था। 12 से 15 में ये 65 हो जाता था और 60 आखिरी ख़त्म हो जाता था ये 15 से 18 में। इसके बाद तो सब कुछ ज़ीरो था। तो हमारा डेट कितना है, 14 मंथ, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ। तो उसको कितना रिफंड हो जाएगा, 65%। एकदम से आंसर लिख दोगे क्या? हाँ, इसमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कुछ ऊपर नीचे होगा। तो 14 lakhs का मैं 65% आंसर आना चाहिए मेरा, मतलब 9,10,000। फिर हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है 9.1 लाख। आगे रघुवीर एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर गुड। अब ये 75 वाला केस है। हैविंग FOB वैल्यू ऑफ 86,000। इसकी FOB वैल्यू कितनी है, 86,000 की। रेट ऑफ ड्यूटी और ड्रॉबैक ऑन FOB वैल्यू इज 40%, ठीक। अच्छा, इसको ड्रॉबैक जब भी मिलेगा तो किस पे मिलेगा, यही FOB पे। इसका 40% इसको ड्रॉबैक मिल जाना चाहिए। तो ये आता है 34,400। कितना आता है, 34,400। अब जब भी हम ड्रॉबैक को देखते तो यहाँ पर हमको कुछ कंडीशन देखनी पड़ती थी, जो कि थी 1/3 ऑफ मार्केट वैल्यू से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 96,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा 32,000। लेकिन मेरा आंसर तो आ रहा है 34,400। तो यहाँ पर मुझे कितना ड्रॉबैक मिलेगा, ऑफकोर्स 32,000। क्योंकि अगर वो आप बात करोगे मार्केट वैल्यू की, तो मार्केट वैल्यू से तो ऑफकोर्स कम ही है। मेरा ड्रॉबैक दोनों ही इसमें 32,000 तो ऑफकोर्स होगा ही, क्योंकि उसी पे निकल रहा है। दूसरा है 34,400, वो भी उससे कम ही है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 32,000, जो कि करेक्ट आंसर होगा। आंसर अब देख लेते हैं, धक धक तो मुझे भी हो रहा है। आंसर कितना आया देखो, 61,5 पहले 34,400। ये देखो अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। अभी रुक जाओ भाई मेरे, रुक जाओ। यहाँ पर उसने दिया है ना 32,000 पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 34 थोड़ी आंसर है। तो बस उसने शुरू में कैलकुलेट किए जो हमने भी किए थे, और 9,10,000 ये तुम्हारा आ गया था। आगे बढ़े, ऑफकोर्स बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि एक अब्दुल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नाम का बंदा है, वॉज एरनसली रिफंडेड अ सम ऑफ 30,000। उसको कितना सम रिफंड हो गया था, 30,000 का, इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल ड्रॉबैक ऑन 16 जून, ठीक है। उसको क्या हो गया था, एरनस रिफंड। तो एरनस रिफंड मतलब पॉइंट नंबर 275A का, जो कि बोलता है कि आपको अब अगर एरनस रिफंड तो आप पैसा दोगे। अगर आपने 2 महीने में नहीं दिया है तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने 2 महीना तो फिर 15% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट कहाँ से होगा, जब भी आपको ये मिला था वहाँ से लेके जब तक आप पेमेंट नहीं करते वहाँ तक। Abdul Overseas Private Limited was erroneously refunded a sum of 30,000 in excess of actual drawback on 16 June, ठीक है। डिमांड फॉर रिकवरी कब आ गई, 24 अगस्त को, ठीक। यानी उसे पेमेंट कर देना था 24 अगस्त से 24 सितंबर और 24 अक्टूबर तक उसको पेमेंट कर देना था। और उसने पेमेंट कब किया, 16 अक्टूबर को। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम। अब आपको क्या लगता है, इसमें इंटरेस्ट आएगा क्या? ऑफकोर्स नहीं आएगा। उसको दो महीने में उसे करना था, उसने तो कर दिया ना। 24 सितंबर 24 अक्टूबर तक उसको करना था, उसने तो 16 अक्टूबर को ही कर दिया। आंसर देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, इसने तो आंसर निकाला है। देखो आंसर में क्या लिखा है, सिंस द क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट पेड टू द क्लेमेंट विद इन 1 मंथ। अच्छा, उसे 1 मंथ में नहीं मिला है क्या पेमेंट, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% देना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हम कुछ के कुछ ही पढ़ रहे हैं भाई। मुझे नहीं लगता कि आंसर सही है। आपको भी पता चल जाएगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा हूँ ना, इसका ना एक हमें मिलेगा कोरिगेंडम ही बोलते होंगे शायद, जो भी बोलते हैं। कस्टम एक्ट में इसका कोरिगेंडम है पेज नंबर 38 का, मुझे जहाँ तक याद है। ICA
IBOS फाइनल, ये आ गया हमारे पास। न्यू स्कीम नहीं यार, न्यू स्कीम की क्यों हमें, हाँ यही है भैया हमारे लिए, तो ये अभी न्यू ही स्कीम चल रही है, यही इसी में ही खुलेगा। डायरेक्ट ही क्यों ना खोल लें हम इनडायरेक्ट टैक्स को, वो नहीं खुल रहा है तो अब क्या करें बस। इस साइट पे भरोसा करना बड़ा ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अब नहीं आ रहा है फ़िलहाल तो, ठीक है, फ़िलहाल तो ये नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है, आई डोंट नो। इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट खुल रहा हूँ तो भी नहीं खुल रहा है, तो फिर क्या करें हम लोग। 10 मिनट रुकते हैं, हम आपको मोबाइल से हम देख के बता दें। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहीं कहीं मेरे पास ये नहीं, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। अरे प्राइवेसी क्या चुराओगे भाई, सब चुरा लो, नींद तो चुरा ही लिया तुमने, ये भी चुरा लो। स्टडी मटेरियल में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की हम पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल का कोरोगेंडम है। ओपन विद ड्राइव करो भैया, हमको नहीं डाउनलोड करना है फालतू चीज। बिल्कुल सही, 7.38। इंटरेस्ट इज पेबल बाय क्लेमेंट ऑन एरोनॉस रिफंड एट द रेट ऑफ 15% पर annum फॉर अ बिगनिंग ऑफ पेमेंट ऑफ टू टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सच ड्रॉबैक। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन आंसर नंबर 2 नोट बिलो द टेबल बी सब्सटीट्यूटेड एज फॉलोज। नोट को हमको सब्सटीट्यूट करना है किस बात से, इंटरेस्ट इज पेबल बाय द क्लेमेंट ऑन रिफंड ऑफ ड्यूटी पर annum फॉर period beginning from the date of payment of such drawback to the claimant till the date of recovery of such drawback। ठीक है, लेकिन फिर भी ये पर्पस तो हमारा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एनुअल रिफंड था और उसने तो 2 महीने में पेमेंट कर दिया ना, है कि नहीं, उसने तो 2 महीने में पेमेंट कर दिया, तो हम, मुझे नहीं लगता कि इसमें इंटरेस्ट किसी भी तरीके से आना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर ICI वाला कह रहा है कि आना चाहिए तो भी नहीं आना चाहिए ना, ये किसी भी टाइप से ये इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए ना। वो सिर्फ बोल रहा है कि ठीक है तो आपने ये जो लेके आए हो वो गलत है, मतलब 15% गलत है, आप 6% गलत लिखा हुआ है नीचे, ऊपर का तो 15% सही है, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन मैं अभी भी इस पर एग्री नहीं करता हूँ। फिर भी हम एक बार और प्रोविज़न चेक कर लेते हैं। देखो कहीं हम 2 महीना गलत तो नहीं निकाल रहे हैं। देखो तुमको दिया गया था 2 महीना, एक बार 75A में हम फिर से आ जाते हैं भाई। 75A में हमने क्या बोले थे, वेयर एनी ड्रॉबैक पेएबल टू अ क्लेमेंट अंडर सेक्शन 70, ये तो 1 वाला था कि अगर पेएबल हो तो, 15% वाला तो यही था, where any drawback has been paid to the claimant erroneously or it becomes otherwise recoverable, the claimant shall within a period of 2 months from the date of demand, 2 months from the date of demand, डेट ऑफ डिमांड तो यही थी ना, डेट ऑफ डिमांड। और देखो यहाँ पर भी 20 जून वाले क्वेश्चन में जब हमको एरनेस रिफंड हो गया था तो जून 20 से हमने जुलाई 20 और अगस्त 20 से हमने 28 अगस्त से हमने 2 महीने निकाले, तो जो 28 अक्टूबर को तब उसने 20 अक्टूबर को दे दिया था, तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं आने वाला था उसको। तो यहाँ पर 20 की जगह 24 अगस्त है, तो 24 अगस्त को अगर डिमांड हुई है तो इसका पेमेंट कब तक होना था, 24 सितंबर और 24 अक्टूबर, है ना, और वो तो पहले ही कर दे रहा है। तो भैया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो आंसर गलत है, मेरी गारंटी। Mrs. PQR has imported after receipt doubtful that apparel was not sellable in India and want to हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है।
मुझे कोई यहाँ पर एक परसेंट जरूर दिख रहा है। बड़ा खतरनाक सा है। मेसर्स RIL लिमिटेड क्लेम्ड ड्यूटी ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उसने बोला कि हमको चाहिए क्या, ड्यूटी ड्रॉबैक ओवर 97% ऑफ द इनपुट्स बाय वेट ऑफ द प्रोडक्ट वर प्रोक्योर्ड इंडिजिनियसली, यानी कि ये तो हमने अपने देश के माल से बनाया, केवल 3% हमने बुलाया बाहर से, और ऊपर से 97% एक्सेसाइजेबल भी नहीं है। और ऑल इंडस्ट्री रेट्स अंडर कस्टम ड्यूटी ड्रॉबैक रूल 2017 वर फिक्स टेकिंग इनटू अकाउंट द इंसिडेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड इनपुट। रेट तय कर लिए गए थे इम्पोर्टेड ड्यूटी के हिसाब से। एक्सप्लेन ब्रीफली विथ रेफरेंस टू क्लॉज 2 of a second proviso to rule number 3 of the said rules whether the claim of Messrs RIL will merit consideration by the authorities। मुझे तो भैया नहीं समझना है, हम सीधे सीधे आते हैं इसके आंसर पे, जो क्या मिलता है इसमें चेक करें। क्लॉज 2 ऑफ सेकेंड प्रोविजन ऑफ रूल 3C of custom inter alia provides that no drawback shall be allowed if the exported goods have been produced or manufactured using imported materials or excise material in which duties have not been paid। यानी कि ये वो 3 जो कंडीशन थी ना कि भैया कब कब आपको नहीं मिलेगा, जो मैंने बोला था कि ये हमें याद रखना है, कब कब नहीं मिलेगा, तो अगर आपने ड्यूटी नहीं पे की है तो आपको नहीं मिलेगा। तो in the given case there was no duty incidence on 90% of the inputs of export product, expect the one remaining 3% which was insignificant. All industry rates fixed for the particular are applied to exporters who export the same. However, in case where there is a clear evidence as in the present one that the inputs of such export products have not suffered any duty, इनको तो कोई ड्यूटी लगी ही नहीं है, तो no drawback can be claimed। सेम व्यू वॉज एक्सप्रेस बाय ट्रिब्यूनल। और इसके लिए क्योंकि ये केस लॉ है ना, तो हम इसमें ये नहीं कह सकते हमें बना या नहीं बना, क्योंकि ये तो केस लॉ है भाई, केस लॉ से जो डिसीजन है आपको वही कोट करना पड़ेगा। लेकिन जो हमसे मिस्टेक हुई हम उसके ऊपर जाते हैं। रूल नंबर 3 हम पूरी तरीके से भूल गए थे, तो हम रूल नंबर 3 को चेक करते हैं। पहली बार रूल नंबर 3, ये तो वो वाला है पोस्ट वाला, इसको हमें नहीं देखना है, हमें देखना है रूल नंबर 3 जो कि हमारे मैन्युफैक्चर वाले के लिए रूल नंबर 3 था, ऑल इंडस्ट्री रेट ड्रॉबैक रूल 3। ठीक है, इसमें हमने क्या देखे थे कि हाँ ऐसा हो जाता है ड्रॉबैक, नो ड्रॉबैक इन सर्टेन केसेस, जो सर्टेन केसेस थे, तो उस सर्टेन केसेस में सबसे पहला केस क्या था, वही वाला टी वाला टी के जो कि ब्रांडेड टी में यूज़ हो रहा है, अगर वो पैकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर उसको छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई गुड्स को आपने यूज़ कर लिया तो उस पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इफ़ द सेड गुड्स आर यूजिंग इम्पोर्टेड मटेरियल इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज हैव नॉट बीन पेड, ये सेकंड नंबर था जो हम भूल गए थे। और जूट बेचिंग ऑयल और फिर जूट के प्रोडक्ट्स को अगर आपने यूज़ करके पैकिंग मटेरियल बनाया, नहीं, इफ़ द सेड गुड्स बीइंग पैकिंग मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन और इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ जूट यान के एक्सपोर्ट में अगर आपने कोई यूज़ किया है किसी एक्सपोर्ट को, मतलब मैन्युफैक्चर मटेरियल को, तो फिर उसमें नहीं मिलेगा। तो हम ये पूरी तरह से भूल गए थे। ओके, कोई बात नहीं, भूल गए, अब क्या ही कर लोगे, अब नहीं आता आपको तो क्या, छोड़ो, हम बाहर ही क्यों आ गए भाई। अगला कोई क्वेश्चन है क्या प्रैक्टिकल वाला, वो देखते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है मुझे तो नहीं दिख रहा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नाम की चीज़।
हाँ, Messrs Deepak Business Limited had imported goods during 2018. The custom duty has been paid for. 20 लाख की कस्टम ड्यूटी इसने पे कर दी थी कब इम्पोर्ट के समय. These goods were used and later re-exported after 23 months of import. इम्पोर्ट की डेट से कोई लेना देना है क्या? नहीं. हमें लेना देना किससे है? डेट ऑफ पेमेंट से. इस मेसर्स दीपक बिजनेस लिमिटेड एलिजिबल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ customs duty paid at the time of import, if so how much. ठीक है, वो बोल रहा है कि भैया उसने 20 लाख की ड्यूटी पे कर दी थी कब? These goods were used and later on re-exported after 23 months. तो देखो 24 मंथ्स तक अलाउड तो है, 24 मंथ तक अलाउड तो है, लेकिन 18 मंथ्स पर ही वो 60% और वो वाले चीज़ें खत्म हो जाती हैं. तो फिर इसमें रेट ऑफ ड्रॉबैक कितना बनेगा? आपको ज़ीरो ही बनेगा, है ना, ज़ीरो ही बनना चाहिए. प्राइवेट यूज़ वाले हैं क्या ये? नहीं, प्राइवेट यूज़ वाले नहीं, ये तो लेटर यूज़ वाले हैं, तो हम उसी में जाएंगे जो हमारा 74 था. इसमें तो लिखा है कि उसने मैन्युफैक्चर में यूज़ किया. तो अब आंसर तो हमें पता है कि भैया इसको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या रीज़न से नहीं मिलेगा? तो मुझे लगता है वो 18 मंथ्स के रीज़न के कारण इसे नहीं मिलेगा. बाकी हम आंसर चेक कर लेते हैं. हैज़ टू बी मेड फॉर एग्जामिनर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स. ठीक है, एग्जैक्टली वही यूज़ किया है उसने. नहीं, तो इसका रीज़न आप क्या दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये रीज़न दे दो कि भैया ये तो 4% वाला था और फिर 4% वाले में वो ज़ीरो होता है, जो 4, 3 और 2.5 और 2 होता है, और 2.5 और 2 के लिए परमिशन चाहिए केवल और केवल व्हीकल्स में, अदर गुड्स में नहीं चाहिए. ठीक है, अदर गुड्स और व्हीकल मिला के दोस्त वाला जो केस था, उस अगर 4 क्वार्टर मतलब 4 साल हो जाते तो फिर ज़ीरो हो जाते. ये वाला केस नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना था केवल और केवल कौन सा केस? 74 का ही 18 मंथ्स वाला यूज़ करना था. क्या यूज़ करना था? 18 मंथ्स वाला केस हमें करना था यूज़. अगर आपने किए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो आप गलत हो. एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 14 वाला, इसका भी आंसर देख लेते हैं. अगर आपने चोरी चुपके भी आंसर देख लिया तो ये आपकी गलती है, को नहीं देखना था. अगर हम कर रहे हैं तो ईमानदारी फॉरमोस्ट होनी चाहिए. Messrs Dynamic Exports exported goods having FOB value of 10 lakhs. Okay. The all industry rate on export of these goods is 5%. ठीक है, FOB वैल्यू 10 लाख की दी है, ये कोई रेट नहीं दिया है. रेट तो 5% है, ये FOB वैल्यू है, ये ड्यूटी नहीं है. मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स इन इंडिया इज 40,000. कैलकुलेट द ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीवेबल. अब देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी, अगर ये उससे कम आ जाए तो ये 50,000 आने वाला है ड्यूटी. मतलब मार्केट वैल्यू से ज़्यादा आप ड्यूटी मांग रहे हो तो ऑफकोर्स नॉट अलाउड होगा. अब यहाँ पर फिर से कहीं आप 1/3 तो नहीं लगा रहे हो, तो वो आप अपना आपको चेक कर लो. आपको बस ये देखना कि 5% 50,000 मतलब 40,000 से ज़्यादा का है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा. आप कोई और रूल ना लगा उसमें. सेक्शन 75 ओके लगा दिए थे हमने. तो अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इस सवाल के साथ. इसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो हमारी रूल नंबर 18 हमने छोड़ दिए थे ना, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं. रिकवरी ऑफ अमाउंट. देखो एक केस हमने छोड़े थे RBI वाला, जबकि 3 केस होते थे हमारे पास डिसअलाउंस के लिए, लेकिन हमने छोड़ दिए थे RBI वाला केस. ठीक, तो RBI वाले केस में जो हमने चीज़ छोड़े थे वो यहाँ रूल नंबर 18 लेके आया है हमारे सामने, जबकि वो चीज़ों को छोड़ दिया गया था यहाँ पर ऊपर. ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल 2 ही चीज़ों की बात हुई थी जब आपको एक्सपोर्ट नहीं मिलता था. ये वाली वो 2 चीज़ें थी. देयर इज़ नो चेंज इन, नहीं ये तो हमें डिक्लेरेशन है. अच्छा चलो यही देख लेते हैं डिक्लेरेशन जो है, तो ये कोई फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आया. और मैं पहले से जो इम्पोर्ट करता था आज भी इम्पोर्ट करता हूँ, पहले जो इम्पोर्ट करता मैं आज भी इम्पोर्ट करता हूँ, और मैंने कोई इंडिजीनियस यूज़ नहीं किया. ये मुझे देना था स्टेटमेंट. लेकिन वो जो दो चीज़ें थी ना, वो हम फिर से उसके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं. चलो खैर अभी तो फिलहाल वो नहीं मिल रहा है. अभी हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की. तो रूल नंबर 18 क्या कहता है? वेयर
एन अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू एन एक्सपोर्टर, अगर हमने किसी एक्सपोर्टर को एक ड्रॉबैक का अमाउंट पे कर दिए हैं, ठीक, और अ पर्सन ऑथोराइज बाय हिम, but the sale proceeds in respect of such export have not been realized by or on behalf of the exporter, ना एक्सपोर्टर को मिला ना उसके एजेंट को मिला। जो पीरियड हमारे फेमा ने डिसाइड किया था फेमा का ही लेना, उसमें उसे नहीं मिला, तो फिर और साथ साथ एक्सटेंशन भी अगर दे दो उसमें भी नहीं मिला, such drawback shall except under circumstances or condition specified in this rule be recovered in the manner specified below। इस मैनर में वो रिकवर किया जा सकता है। क्या? जो भी ड्यूटी, मतलब देखो उसको तो मिल गया ड्रॉबैक, तो अब वापस लेगी सरकार उससे, तो किस मैनर में लेगी वो हम देखने वाले हैं। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, द टाइम लिमिट। अगर DTA SEZ को दे रहा है तो DTA और SEZ में अप्लाई होता है, शायद नहीं होता, जो भी है वो फेमा वाले रूल वैसे ही बहुत खतरनाक है। तो अगर तो हम ये मान लें कि भाई DTA मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमने अगर अपने ही यहाँ से किसी को SEZ में ट्रांसफ़र किया तो उस केस में ये टाइम लिमिट वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। अब देखते हैं जब अप्लाई होता है तो क्या करना है। तो इफ़ द एक्सपोर्टर फेल्स टू प्रोड्यूस द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, भाई उसके लिए तो ये प्रूफ ऑफ पेमेंट ही चाहिए ना, तो ये कोई नई बात थोड़ी बोल रहा है वो। उसको फेल कर जाते हैं वो प्रोड्यूस करने में एविडेंस, मतलब हाँ कि अब वो नहीं मिला उसे रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, अब नहीं मिला तो सरकार को कैसे बोल दोगे नहीं मिला साहब नहीं मिला, ऐसे थोड़ी बोलोगे, उसके लिए आपको देना पड़ेगा कुछ। तो वो अगर आप फेल कर जाते हो वो एविडेंस देने में कि भैया हमको नहीं मिला, तो फिर द डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस, क्या देगा वो आपको नोटिस, किसको? एक्सपोर्टर को, टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोड्यूस, अभी भी वो से एक नोटिस दे देगा 30 दिन में, अभी भी दे दो तुम। वेयर द एक्सपोर्टर डज नॉट प्रोड्यूस सच एविडेंस विद इन द सेट पीरियड ऑफ 30 days, तो फिर असिस्टेंट छोटा भैया ऑफ कस्टम और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम शैल पास एन ऑर्डर, फिर वो एक ऑर्डर पास कर देगा, क्या? रिकवरी ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक पेड टू द क्लेमेंट एंड द एक्सपोर्टर शैल रीपे द अमाउंट सो डिमांडेड विद इन 30 days। क्या मतलब है इसका? उसने उसे 30 दिन में अगर नहीं बताया तो फिर क्या होगा कि ये एक where the exporter does not produce the evidence within the said period of 30 days, अगर 30 दिन में उसने नहीं बताया तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर एक ऑर्डर पास कर देगा। ऑर्डर पास किसके लिए करेगा? रिकवरी ऑफ अमाउंट का ऑर्डर पास कर देगा, ठीक। एंड द एक्सपोर्टर शैल रीपे द अमाउंट सो डिमांडेड विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ सेड ऑर्डर, अगर 30 दिन में उसने नहीं दिया, ठीक है, मतलब इसने उसे 30 दिन और दिया था कि भैया अभी भी तू दे दे हमको एविडेंस, ठीक है, 30 दिन दिया था एविडेंस के लिए, अगर 30 दिन में एविडेंस नहीं दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि उसे देना है रिकवरी ऑफ द अमाउंट के लिए ऑर्डर, ठीक, और रिकवरी भी 30 दिन में होनी चाहिए। हाउएवर सच रिकवरी शैल नॉट बी मेड इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड, इस अगर वो भी ऑर्डर नहीं दे सकता अगर वो ECGC में कवर है तो, ठीक, अगर वो ECGC के कवर में कवर्ड है तो भी वो नहीं दे सकता। और रिजर्व बैंक राइट ऑफ कर देता है रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड, तो दोनों चीज़ सब होनी चाहिए कि वो ECGC में कवर भी ना हो और रिजर्व बैंक उसे राइट ऑफ कर दे रियलाइजेशन को, और एक्सपोर्टर इस चीज़ का सर्टिफिकेट भी दे दे फॉरेन मिशन ऑफ इंडिया अबाउट द फैक्ट ऑफ नॉन रिकवरी ऑफ सेल प्रोसीड फ्रॉम द ऑर्डर। 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसका राइट ऑफ कर दे RBI, साथ साथ उसको क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट गारंटी क्रेडिट ECGC का कवर हासिल हो, और वो इस चीज़ का सर्टिफिकेट दे दे फॉरेन मिशन ऑफ इंडिया को। इफ़ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड कैन बी रिकवर्ड इवन इफ द प्रोसीडिंग्स अंडर फेमा आर ड्रॉप्ड, अगर ये नहीं रियलाइज़ होता है तो वो अपनी प्रोसीडिंग का चालू कर सकता है इवन इफ फेमा में उसके खिलाफ का केस हट गया है तो भी, ठीक। तो 30 days में उसको रिकवर करना है कैसे भी करके, क्योंकि इसके बाद नहीं देखिए अगर वो 30 days में भी ना दे तो क्या होगा, जो रिकवरी प्रोसीडिंग है 30 day के बाद तो फिर वो अपना
जाल बिछा सकता है, फिर चाहे जो कर सकता है। इसके साथ ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया। एक में शायद हम थोड़े दिनों बाद इसमें एक वीडियो बनाए जिसमें हम सिर्फ उसे समरी कवर करें और सिर्फ रूल के बारे में ना पढ़ें, सिर्फ रूल के नंबर देखें और बस इस चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होते हैं ना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि हर जगह पोस्ट आ जाता है, फिर ड्रॉबैक एक्सपोर्ट ऐसा लिखना है पहले वाले में पोस्ट में, जो कन्फ्यूज़न आता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो वो कन्फ्यूजिंग दूर होने के लिए अगर समय मिला तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा, वरना इससे मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हुई नहीं है। धन्यवाद अगर आपने देखे।